तो आईसीएआई की तरफ से आपके पास एक आरटीपी आया है। आरटीपी मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर, ठीक है। आरटीपी आया हुआ है, रिवीजन टेस्ट पेपर आया हुआ है अपने पास। अपन रिवीजन टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे। अब देखिए मेरी बात समझिए, ये आरटीपी क्यों ज़रूरी है, क्या है इसका। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलिए आरटीपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आरटीपी में क्या क्या देखने को अपने को मिलने वाला है। तो अगर इस आरटीपी को अपन ढंग से देखें तो आरटीपी में शुरुआत में जो पार्ट अपने को दे रखा है ये थोड़ा सा ना अमेंडमेंट वाला पार्ट है। और ये जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है ये ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके लिए अपन ने एक अमेंडमेंट क्लास रखी थी और उस अमेंडमेंट क्लास के अंदर अपन ने सारी की सारी बातें कवर कर ली थी। तो कुछ ये अलग पार्ट नहीं है जब आप ये देख रहे हैं, ये सब पार्ट अपन ऑलरेडी अमेंडमेंट क्लास में कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आरटीपी जैसे देख रहा है अपने को 58 पेजेस की है। उस 58 पेजेस की आरटीपीज में से सबसे पहले अपने लिए ये जो पार्ट है अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आईसीआई ने पहले ही अपने को, ठीक है, अमेंडमेंट शीट दे दी थी जो अपन ने कवर कर ली थी। तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट पेज नंबर आ गया अपना। देख लीजिए 15 पेज तक तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। समझ आया? जो 15 पेजेस आपने अभी देखे, ये पेजेस तक तो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अमेंडमेंट क्लास के अंदर। तो ये वाला जो पोर्शन था यहां से अपने को चालू करना है, इससे पहले वाला ऑलरेडी कवर्ड है इन अमेंडमेंट क्लास। इट वॉज ऑलरेडी कवर्ड अंडर अमेंडमेंट क्लास। चलिए तो अब अपन चालू करते हैं। इंस्टीट्यूट ने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ये क्वेश्चंस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है। एग्जाम में क्या होता है कई बार ना, ये जो क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस के बेसिस पे भी वो लोग क्वेश्चन बना के हमें दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये करना ज़रूरी है, ठीक है। आरटीपी क्या होती है? नाइस, रिवीजन टेस्ट पेपर। चलिए चालू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्या है, रिवीजन टेस्ट पेपर उन लोग के लिए बेस्ट है जिन्होंने एक एक बार अपने कोर्सेज कंप्लीट कर रखे हैं, जिन्होंने, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर्स दे दिए। अब आप लोगों ने एक या दो तो मॉक टेस्ट आप दे चुके होंगे, मतलब 2-3 तो हम लोगों ने ले लिए, 2 तो हमने ले लिए, और बहुत सारे बच्चों ने 2 मॉक टेस्ट दे दिए, बहुत सारों ने 1 दिया है। तो अब कोर्स आपका कवर हो गया, सब कुछ कवर हो गया, तो आप 2-2, 1-1, 2-2, 3-3 बार कोर्स रिवाइज कर चुके हो, तो उसके बाद आरटीपी सॉल्व करना बढ़िया रहता है। शीतल वॉज अ क्लासिकल डांसर, बहुत अच्छी बात है। अब पहली लाइन से पता लग रहा है क्लासिकल डांसर है। क्लासिकल डांसर हमारे सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आ सकता है, बाकी किसी भी एक्ट में हमें को मतलब ही नहीं है। मतलब आप समझो, पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन बन नहीं सकता ही है, सोगा का बन नहीं सकता ही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एलएलपी और कंपनीज एक्ट। तो ना कंपनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, ना पार्टनरशिप के बारे में, और पार्टनरशिप क्लासिकल डांसर का क्या ही करेगा, यानी कि ये प्योरली कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है। इस वो अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, नाम से पता लग गया। पहली लाइन आप सोचो तो क्या होता है, जब हम क्वेश्चन को पढ़ के इतना जजमेंट कर पाते हैं ना, तो हमारे लिए ना चीजें आसान होने लग जाती है। शी एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद शरद विद्या मंदिर फॉर 50 डांस परफॉर्मेंसेस। ओके, अब इस लाइन को पढ़ते ही अपने आगे का और केस सॉल्व हो गया कि ये जो क्वेश्चन होगा ये समथिंग रिलेटेड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा, समथिंग रिलेटेड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट शी वॉज सपोज टू परफॉर्म एवरी वीकेंड एंड शी विल बी पेड 8,000 पर परफॉर्मेंस। ठीक है भाई। However, after a month, she was absent without informing due to her personal reasons. Okay, हो गया ना ब्रीच? जो मैंने कहा था वही हुआ भाई। लाइन पढ़ते ही पहले ही पता लग गया कि किससे रिलेटेड होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो सीधी सी बात है,
तो अब यहां पे ये कौन सा हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो ये शरद विद्या मंदिर है, ये चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है, चाहे तो वेट कर सकता है। वेट करा और सामने वाले ने आके परफॉर्म किया, तो जितना उसने परफॉर्म नहीं किया वो पैसा काट के बाकी का पैसा उसे दे देंगे, और चाहे तो हम अभी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, रिसेंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, whether the management of Sharad Vidya Mandir has a right to terminate the contract? Answer is yes. If the management of Sharad Vidya Mandir informs Sheetal about its continuance, can the management still rescind the contract after a month? No. एक बार आपने कंटिन्यू कर लिया, फिर आप इसको फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते। कैन द शरद विद्या मंदिर कैन क्लेम डैमेजेस? यस, बिल्कुल डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो। तो देखते हैं जरा इसका आंसर क्या दे रखा है इंस्टीट्यूट ने। इसका आंसर है क्वेश्चन 17 तक दे रखे हैं इन्होंने, 18, 19, 20, 20 के बाद है, हाँ। तो आंसर दे रखा है, एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू perform or disabled himself from performing the promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless she has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। कि अगर वो बोलते हैं कि अगर मैं कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूं तो मैं रोक सकता हूं, अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं। Further, in terms of section 40, the promisee shall be required to perform personally if there is an apparent intention of the parties। ठीक है, personally इसको परफॉर्म करना है। Also, as per section 75, a person who rightfully rescinds a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through non-fulfillment of the contract। क्योंकि नॉन फुलफिलमेंट हुआ उसके लिए पैसा ले सकते। Therefore, in the instance case, since Sheetal could not perform as per the terms of contract, शारदा विद्या मंदिर चाहे तो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकती है। आंसर इज यस। दूसरा क्या बोला था, इन द सेकंड सिचुएशन मैनेजमेंट इन्फॉर्म शीतल अबाउट द कंटिन्यूएंस एंड द मैनेजमेंट कैन नॉट रिसेंड, जो कि मैंने आपको बोला था, ठीक है। और तीसरा, एज पर सेक्शन 75 शरद विद्या मंदिर कैन क्लेम डैमेजेस, बिल्कुल सही है। तो अब आप ये देखिए कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये 6 नंबर का आएगा अगर ये क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा, 1 नंबर इस चीज का होगा, 1 नंबर इसका होगा और 1 नंबर इसका होगा। 3 नंबर का तो ये हो गया, और ये मान लीजिए कि 3 नंबर का आपका ये बाकी का प्रोविजन हो जाएगा। अगर ये 6 नंबर का आया, 5 का भी आ सकता है, 5 का, 4 का, जिसमें 1 नंबर फिर इसके हो जाएंगे और 1 नंबर बाकी के हो जाएंगे। 4 का, 5 का आया तो 2 नंबर इसके हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ये लोग आपको मार्क्स दे सकते हैं। चलिए, मूविंग टूवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, परिधि, अब माइनर, अच्छा फिर माइनर, यानी कि कौन सा केस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। भाई आपका डायरेक्शन वहीं की तरफ, दिमाग वहीं की तरफ काम करना चाहिए ना। जब आपको ये पता लग जाता है तो आपका दिमाग उधर ही की तरफ चलने लग जाता है कि अच्छा माइनर की बात हो रही है, मतलब माइनर मतलब कौन सा पर्सन हो गया, ठीक है, जो कि क्वालिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो परिधि माइनर फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हर एज enters into an agreement with an authorized laptop dealer, Mr. Mittal, owner of MP Laptops, for purchase of laptop on credit amounting to rupees 60,000. On 1st August 2022, she promised to pay back the outstanding amount at the rate 16% interest per annum by 31st July 23. She told him that in case she won't be able to pay the outstanding amount, her father, Mr. Ram, will pay back on her behalf. After 1 year, when Paridhi was asked to pay the outstanding amount with interest, she refused to pay the amount and told the owner that she is a minor and now he cannot recover a single penny from her. बड़ी बदतमीज है तो परिधि। She is a major on 1st January 2025 and only after the agreement can be ratified. And only after that agreement can be ratified. Explain by which of the following ways Mr. Mittal will succeed in recovering the outstanding amount. भाई कर ही नहीं सकता रिकवर। देखो पहली बात यह कि जो भी अग्रीमेंट हुआ माइनर के साथ, भले ही माइनर ने झूठ बोला हो, वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होता है। आप उस पैसे को किसी भी कंडीशन में रिकवर नहीं कर सकते। दूसरी चीज, माइनर के एक्ट के लिए कभी भी उसके गार्जियन और पेरेंट्स लायबल नहीं होते, कभी भी लायबल नहीं होते। और तीसरी चीज, माइनर के पुराने करे हुए काम कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते।
By filing a case against Paridhi, a minor for recovery of outstanding amount with interest, answer is no, not possible. By filing a case against Mr. Ram, father of Paridhi, for recovery of amount, answer is no, cannot. By filing a case against Paridhi, a minor for recovery of outstanding amount after she attains majority, answer is no. किसी भी कंडीशन में मिस्टर मित्तल पैसा रिकवर नहीं कर सकते. ठीक है, मित्तल को घाटा हो गया. ठीक है, ये वाले मित्तल को. ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. ये रहा. अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद अ माइनर इज वॉइड ab initio. सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 11. ठीक है, माइनर का. ठीक है, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी अग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. आप चाहो तो वॉइड ab initio भी लिख सकते हो. By following the above provision, Mr. Mittal will not be succeed in recovering the amount outstanding by filing a case against the minor. Minor cannot bind parent or guardian in the absence of express or implied authority. ठीक है, a minor is not capable of binding the parents or guardian. Even for necessaries, the parents will not be held liable. The parents will be held liable only when the child is acting as an agent of the partners. वो parents. In the instance case, Mr. Mittal will not succeed in recovering the outstanding amount क्योंकि वो ठीक है फादर के ऊपर केस नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था. नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी. अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई द अग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी एज द ओरिजिनल अग्रीमेंट इज वॉइड ab initio एंड अ वॉइड अग्रीमेंट कैन नेवर बी रेटिफाइड. हेंस इन द गिवन केस मिस्टर मित्तल विल नॉट बी सक्सीड इन रिकवरिंग द अमाउंट. ठीक है, अब देखो इसके आंसर की फ्रेमिंग देखो कितनी बढ़िया फ्रेमिंग करी है. मैंने आपको क्या कहा, देखो आंसर की फ्रेमिंग में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, प्रोविजन लिख दिया. उसके बाद इन्होंने क्या करा, इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर मैंने भी आपको करने के लिए ऐसे ही बोला था जो सेम इंस्टीट्यूट ने तरीका बोला है. क्या करा, पॉइंट 1 लिखा, उसके प्रोविजन को बताया और हाथों हाथ उसका डिसीजन दे दिया. प्रोविजन, ठीक है, फैक्ट डिसीजन, प्रोविजन फैक्ट डिसीजन, प्रोविजन फैक्ट डिसीजन. मतलब इन्होंने प्रोविजन बता दिया, फिर उसके बाद डिसीजन बता दिया कि क्या प्रोविजंस में क्या होता है, और फिर केस को लेके इन्होंने बता दिया कि रिकवर नहीं कर सकते. प्रोविजन बता दिया, फिर उसके साथ इन्होंने बता दिया रिकवर नहीं कर सकते, केस के साथ डिसीजन दे दिया. तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें पार्ट्स दे रखे होते हैं. पार्ट्स दे रखे होते हैं ना, उसको इसी तरीके से आंसर करना है आपको. ठीक है, चलो नेक्स्ट. रोहन फाउंड अ वॉलेट इन द रेस्टोरेंट. अच्छा, वॉलेट मिल गया रेस्टोरेंट में, तो ये तो हो गया फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, यानी कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हो गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. मतलब इट इज अ केस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. नाम देखो, लाइन पढ़ते ही पता लग गया. आप समझो, इतना आपका कमांड होना चाहिए कि लाइन पढ़ते ही पता लग जाए. कैन नॉट बी रेटिफाइड, बिल्कुल सही है. चलो, तो यहां पे क्या है, रोहन फाउंड अ वॉलेट इन द रेस्टोरेंट. ये किसका है, ये है फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, जो कि अपना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है. ही इंक्वायर्ड ऑल द कस्टमर्स प्रेजेंट देयर. ये सेम टाइप का केस है जो अपन ने क्लास के अंदर डिस्कस किया था, आई थिंक डायमंड की रिंग को लेके. ऑल द कस्टमर्स प्रेजेंट बट द ट्रू ओनर कुड नॉट बी फाउंड. He handed over the sum of the over the same to manager of the restaurant to keep the wallet till the true owner is found. After a week, Rohan went back to the restaurant to inquire about the wallet. The manager refused to return it to Rohan, saying that it did not belong to him. In the light of Indian Contract Act, can Rohan recover the wallet from the manager? हाँ, रिकवर कर सकता है भाई. फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स है, ठीक है, और उसकी जिम्मेदारी है कि वो ट्रू ओनर को तो गुड्स वापस कर दे. ठीक है, तो रेस्टोरेंट वाला उसको गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता. चलिए तीसरा आंसर देखते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर. अ पर्सन हु फाइंड्स द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर कैन टेक देम इन हिज कस्टडी सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इफ ही वाज अ बेली. फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स को क्या करना है, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड हैड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. एप्रोप्रिएट, नो राइट टू एप्रोप्रिएट द गुड्स, और रीस्टोर करना पड़ेगा अगर ट्रू ओनर मिल जाता है तो. इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजंस, द मैनेजर मस्ट रिटर्न द वॉलेट टू द रोहन, क्योंकि रोहन है उस वॉलेट को रखने के लिए. ठीक है, एक तरीके से मतलब अथॉरिटी रोहन के पास है और कोई इस वॉलेट को नहीं रख सकता. ठीक है भाई. नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4.
Mr. Sohan, a wealthy individual, provided a loan of 80,000 to Mr. Mukesh, and on 26th February the borrower Mr. Mukesh asked for a further loan of 150. ठीक है, अच्छा भाई, पहला लोन दिया 80,000 का, फिर दूसरा दिया 1,50,000 का, ठीक है. Mr. Sohan agreed but provided the loan in part on different dates. He provided 1 lakh and remaining 50,000. अच्छा, तो इसने दो पार्ट में दिया, एक बार तो 1 लाख रुपए दे दिया और एक बार 50,000 रुपए अलग से दे दिया, ठीक है. On 10th March 2021, Mr. Mukesh, while paying off part 75,000 to Mr. Mohan, insisted that the lender should adjust 50,000 towards the loan taken on 3rd March and balance against on 26th February. अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो 10th मार्च को इसने पैसा वापस किया और बोला कि पहला तो आप जो 75,000 मैं आपको वापस कर रहा हूँ उसको आप उसमें से 50,000 तो यहाँ पे एडजस्ट कर लो, 25,000 यहाँ पे एडजस्ट कर लो, ठीक है. एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कहते हैं इसे. तो जहाँ पे मतलब पर्सन स्पेसिफाई कर दे तो उस हिसाब से करेंगे, नहीं तो ये क्या नाम है, मिस्टर मुकेश भी कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं रखा तो टाइम के हिसाब से करेंगे. Mr. Sohan objected to the arrangement and asked the borrower to adjust in order of date of borrower of funds. Now you decide whether the contention of Mr. Mukesh is correct. हाँ, Mr. Mukesh correct है, और otherwise as per the pro नहीं, Mr. Mukesh correct है. What will be the answer in case borrower does not insist on such an order? तो फिर उस केस में वो कैसे भी कर सकता था, चाहे तो ऑर्डर ऑफ टाइम में करता. और ये बोलता है व्हाट वुड बी द मोड ऑफ एडजस्टमेंट एप्रोप्रिएशन केस, पार्ट पेमेंट केस, ना दोनों ने नहीं बोला, दोनों ने ही नहीं बोला तो टाइम के हिसाब से होगा, ठीक है. तो मुकेश ऐसा कर सकता है, यस, ठीक है, मुकेश का कंटेंशन सही है. इंसिस्ट नहीं करता तो फिर बोरोवर अपने हिसाब से कर सकता, वो जो लेंडर है मतलब सोहन, वो अपने हिसाब से कर सकता है, और कुछ भी नहीं होता तो टाइम के हिसाब से कर सकते हैं. डन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. Appropriation of payment. In case where a debtor owes several debts to the same creditor and makes payment which is not sufficient to discharge all the debts, the payment shall be appropriated. As per the provisions of section 59 to 61 यहाँ पे applicable होगा. पहला पॉइंट, एज पर दी प्रोविजंस. आप देख रहे हो ना, इसके 3 पार्ट से तो 3 पार्ट अलग अलग लिख के और साथ के साथ उनका आंसर कर रहे हैं. तो एज पर द प्रोविजन ऑफ 59, वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू वन पर्सन मेक्स अ पेमेंट टू हिम ईदर विथ एक्सप्रेस इंटीमेशन और अंडर सर्कमस्टेंसेज जो इंडिकेट करते हैं कि डिस्चार्ज कौन सा डेट करना है, द पेमेंट शुड बी एक्सेप्टेड एंड अप्लाइड अकॉर्डिंगली. देयरफॉर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर मुकेश इज करेक्ट. मिस्टर मुकेश ने एकदम सही कहा है. एंड ही कैन स्पेसिफाई द मैनर ऑफ एप्रोप्रिएशन, वो बता सकता है कि कैसे एप्रोप्रिएशन किया जाएगा. एज पर सेक्शन 60 द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट, और कोई भी सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट नहीं करते, द क्रेडिटर में अप्लाई एट हिज डिस्क्रिशन, और इनफैक्ट टाइम बार्ड डेट के लिए भी वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है. इज नॉट बार्ड बाय द लॉ इन फोर्स, ठीक है, वेयर इट्स रिकवरी इज और इज नॉट बार्ड बाय द लॉ इन फोर्स, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग एज टू द लिमिटेशन ऑफ सूट्स. तो मिस्टर मुकेश फेल टू स्पेसिफाई, तो मिस्टर सोहन अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकता है. पहले लास्ट वाले को कर ले, भले पहले वाले को कर ले, बीच वाले को कर ले, जैसे चाहे वैसे. और अगर कुछ भी कोई स्पेसिफाई नहीं करता तो टाइम के हिसाब से, है ना. वेयर नीदर पार्टी मेक्स एन अप्रोप्रिएशन द पेमेंट शैल बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम वेदर दे आर और नॉट टाइम बार्ड बाय लिमिटेशन ऑन, ठीक है. इन केस दोनों ने नहीं बताया तो ठीक है, appropriation of debt on part payment, the appropriation can be made in proportion of debts, proportionately करा जाएगा, ठीक है. तो क्या बोलता है, पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली. एक सेकेंड, वेदर दे आर नॉट बार्ड बाय एक्ट लिमिटेशन और डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग. अगर डेट्स इक्वल स्टैंडिंग के हैं, मतलब बराबरी के हैं, तो प्रोपोर्शनेटली करेंगे, और प्रोपोर्शनेटली नहीं करेंगे तो टाइम के हिसाब से कर देंगे, ठीक है. वही जो बोला था यहाँ पे, किसके हिसाब से हो जाएगा, टाइम के हिसाब से कर देंगे, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है. चलिए, हाँ भाई, एनी लॉफुल डेट इंक्लूडिंग टाइम बार डेट, बिल्कुल सही है मानविंदर, बिल्कुल मोहसिन सही है.
हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल सही है। 59, 60, 61 तीनों है कृष्ण। या तो इक्वल स्टैंडिंग डेट्स ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस, हाँ सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। State the reasons whether the following agreements are valid or void as per Indian Contract Act. Where two courts have jurisdiction to try a suit, an arrangement between the parties that the suit shall be filed in one of those court alone and not in other. ठीक है, बताओ। जब दो कोर्ट के पास सेम चीज को सुनने का राइट है, तो हम किसके पास जाएंगे? एक के पास जाएं कि दोनों के पास जाएं? बताओ फटाफट से। हाँ, फर्स्ट का आंसर एक के पास वैलिड। ठीक है। X offers to sell his Maruti car to Y. Y believes that X has only WagonR car, but he agrees to buy it. ठीक है, तो X ने ऑफर करा मारुति कार बेचना है मेरे को। Y बिलीव करता है कि इसके पास से WagonR कार है एंड ही अग्रीज टू बाय इट। वो बोलता है कि ठीक है मैं उसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो मारुति कार बेचना चाहता है, मतलब इसका कहने का मतलब है मारुति 800, और वो सोच रहा है कि इसके पास एक ही कार है WagonR। बोलो। ओनली वन वैलिड, मतलब पहला वाला वैलिड है। सेकंड वाले का क्या है? सेकंड वाले का वॉइड है। चलो बहुत बढ़िया। और एक्स अ फिजिशियन एंड सर्जन employs Y as assistant on a salary of 75,000 per month for a term of 2 years, and Y agree not to practice as a surgeon and physician during these 2 years. और ये बोलता है कि तो मेरे पास ही काम करेगा, कहीं और सर्जरी नहीं करेगा। बताओ। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला। थर्ड वाला भी वॉइड है क्या? ऐसे मेंशन करके आप करो आंसर। आप लोग क्या ऐसे वॉइड वैलिड वॉइड लिख रहे हो ना, तो उससे पता नहीं चलता कि आप लोग किधर की तरफ आंसर करना चाहते हो। चलो कोई ना, मैं आंसर बता देता हूँ आपको। देखिए, पहले वाले केस में तो क्या है? वैलिड है। ये दोनों में से किसी भी एक केस के कोर्ट के पास चले जाओ। मारुति कार बेचना चाहता है, उसके क्या होता है देखो, पुरानी गाड़ी है ना, एक्स निकालता ही नहीं है। तो एक्स को लगा, वाई को लगा कि यार इसके तो वैगनारी चलाता है, वैगनारी बेचना चाहता होगा, तो ये हो जाएगा वॉइड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, मिस्टेक। ठीक है, और एक्स ए फिजिशियन है, बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन अलाउड है, यस ये वैलिड है एकदम। ठीक है, आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, रीजनेबल होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन। अग्रीमेंट इन रीस्टेंट ऑफ ट्रेड, अग्रीमेंट इन रीस्टेंट ऑफ ट्रेड, बट ये वैलिड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आंसर क्या है इसके। ओके, पहला है वैलिड। An agreement in restraint of legal proceedings is one by which one party thereto is restricted absolutely. A contract in which nature is void. However, in the given statement, no absolute restriction. कहीं भी जा सकते हो यार, तो वैलिड है। दूसरा है void, two parties thinking about different subject matter. ठीक है, absences of consensus addendum. तीसरा है valid। ठीक है, restraint of lawful profession, trade और business, आप उसके लिए void कर सकते हो, बिल्कुल मना कर सकते हो कि भाई साहब अगर मैं किसी भी बिजनेस करने से मना कर दूँ ना, तो वॉइड हो जाएगा। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है ना, एम्प्लॉय को बाइंड कर सकते हैं, गुडविल सेल पे बाइंड कर सकते हैं, तो वो वैलिड हो जाएगा। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं, सिक्स्थ। हाँ जी, चलिए। मिस्टर सेठ an industrialist has been fighting a long drawn litigation with Mr. Raman. To support his legal campaign, Mr. Seth enlists the services of Mr. X, a legal expert, stating that an amount of 5 lakh would be paid if Mr. X does not take up the case of Mr. Raman. अच्छा, इसने क्या किया?
कि एक वकील को बोला कि तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, उसका तू केस मत लेना, ठीक है। मिस्टर एक्स अग्रीज बट एट द एंड ऑफ द लिटिगेशन मिस्टर सेठ, वाह, मतलब उसने केस लेने से मना कर दिया और बाद में इसने क्या कर दिया, बाद में इसने पैसे देने से मना कर दिया। मिस्टर सेठ रिफ्यूज टू पे, डिसाइड वेदर मिस्टर एक्स कैन रिकवर द अमाउंट प्रॉमिस्ड बाय मिस्टर सेठ अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बताइए फटाफट से, बताइए। हाँ भाई, कैनॉट रिकवर, ठीक है, रीस्ट्रेन टू सूट। चलिए, देखो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एंड एन अग्रीमेंट बाय विच वन पर्सन इज रीस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड बिजनेस ऑफ एनी काइंड, वो वॉइड हो जाएगा। मिस्टर सेठ इज इन लिटिगेशन विद मिस्टर रमन, ठीक है। मिस्टर सेठ एनलिस्ट द सर्विसेज ऑफ मिस्टर एक्स अ लीगल एक्सपर्ट स्टेटिंग दैट 5 लाख दूंगा इफ एक्स डज नॉट टेक अप द केस, मना कर दिया केस लेने से। मिस्टर एक्स अग्रीज बट एट द एंड ऑफ द लिटिगेशन मिस्टर सेठ रिफ्यूज टू पे, ठीक है। सेक्शन 27 मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इन रीस्टेंट ऑफ ट्रेड, रीस्टेंट ऑफ ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि उसको काम नहीं करने दे रहे थे। वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर सेठ एंड मिस्टर एक्स इज ऑल्सो वॉइड एंड हेंस मिस्टर एक्स कैन नॉट रिकवर द अमाउंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। बहुत ही फर्जी क्वेश्चन दे रखे हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब यहां तक तो यार ये रीस्टेंट ऑफ ट्रेड का केस गया। अब देखो इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, मिस्टर सेठ एन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज बीन फाइटिंग अ लॉन्ग लिटिगेशन विद मिस्टर रमन टू सपोर्ट हिज लीगल कैंपेन। मिस्टर सेठ एनलिस्ट द सर्विसेज ऑफ मिस्टर एक्स a legal expert stating that amount of 5 lakh will be paid if Mr. X does not take up the case of Mr. Raman। उसने मिस्टर रमन का केस लेने से मना कर दिया, मतलब उसको काम करने से मना कर दिया। हाँ हाँ, है ना, इसलिए ठीक है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स बिफोर मेकिंग। चलो यहां तक आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं भाई, ठीक है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस थे अब आपके, और अब आपका चालू हो रहा है क्या, अब आपका चालू हो रहा है सोगा, ठीक है। तो यहां से अपन चालू कर रहे हैं सोगा के क्वेश्चंस। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर द अग्रीमेंट टू सेल। भाई अग्रीमेंट टू सेल तो हो गया, ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो ओनरशिप जो है और रिस्क जो है वो ट्रांसफर हो जाता बायर को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो रिस्क और पोजेशन, रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ तो रिस्क ट्रांसफर हो जाता तो बायर का लॉस, रिस्क ट्रांसफर नहीं होता तो सेलर का लॉस। क्वेश्चन नंबर 7, goods perishing before making of the contract, section 7 of the SOGA. In accordance with the provision of SOGA as contained in section 7, a contract of sale of specific good is void if at the time of contract is made the goods cannot be, without the knowledge of the seller, perished or become so damaged as no longer to answer to their description in the contract, then the contract is void ab initio। contract void ab initio हो गया, बट फिर क्या बोलता है, perishing after sale नहीं, बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे क्या बोलता है, बिफोर सेल, बट अग्रीमेंट टू हो गया, अग्रीमेंट तो हो गया यहाँ पे। तो वेयर देर इज एनी अग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और द बायर
perish or become so damaged so no longer as to the answer to the description, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करा जा सकता है, अवॉइड करा जा सकता है। ठीक है, तो यहां तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा void ab initio, और यहां पे इनके बीच में अग्रीमेंट हो गया है, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। ठीक है, तो यहां तो कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही वॉइड हो गया, है ही नहीं ऐसा कुछ, और बाद में ये क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड। तो नो अग्रीमेंट, नथिंग इज देयर, वॉइड एब इनिशियो। अग्रीमेंट इज देयर, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड, अब वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर। बट वंस द रिस्क पासेस टू द बायर, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। अब तो इसमें बायर की रिस्क हो गई, बायर का नुकसान हो गया। ठीक है, किसका नुकसान हो गया, बायर का नुकसान हो गया। 8th क्वेश्चन फिर से छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द इंप्लाइड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल। बहुत ही, सेल बाय सैंपल भाई, गुड्स जो दिखाए गए हैं वो क्या होने चाहिए, गुड्स जो दिखाए गए हैं वैसे ही होने चाहिए, जो आप गुड्स बेच रहे हो वो वैसे ही होने चाहिए जैसे क्या है, जैसे दिखाए गए थे, जैसे शो किए गए थे। तो सैंपल का मतलब क्या हो गया कि आपने सैंपल सामने वाले पर्सन को दे दिया और सैंपल के हिसाब से ही गुड्स होने चाहिए, और आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप उसको एग्जामिन कर सको। ठीक है, सेल बाय सैंपल, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द बल्क विल कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी। ठीक है, द बायर विल गेट ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, और क्या नहीं होने चाहिए, अनमर्चेंटेबल नहीं होने चाहिए। उसके बाद क्या है, ठीक है, इंप्लाइड वारंटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंप्लाइड वारंटीज में क्या आता है, वारंटी अनडिस्टर्ब पोजेशन का, ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस, क्वालिटी, फिटनेस और डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। और मेरी बात सुनिए, ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में देखो इसमें आ सकता है 1 2 3 और 4, 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन आया उसमें नीचे वाले इंप्लाइड वारंटीज तो हो जाएगा 4 नंबर का, 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट 4 नंबर का, और ये सेल बाय सैंपल को कर देंगे लोग 2 नंबर का। अभी एक एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको 2 क्वेश्चन जोड़ के एक क्वेश्चन बनाया गया इसमें। ठीक है, चलो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, शुभांगी वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप। ठीक है भाई, शुभांगी वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप एंड आस्क्ड द सेल्स गर्ल टू शो हर डायमंड नेकलेस विथ सफायर स्टोन्स। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन बता दिया है ना, ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन है ये, अभी तक तो कह नहीं सकते कि क्या होगा, बट अभी तक तो सोगा का क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के साथ लग रहा है। द जूलर टोल्ड हर दैट वी हैव अ लॉट ऑफ डिजाइन्स ऑफ डायमंड नेकलेस बट विथ ब्लू स्टोन्स। अच्छा, पहले ही बता दिया। इफ शी चूजेस हर सेल्फ ऑन अ स्पेशल डिजाइन ऑफ डायमंड with blue stones, they will replace the blue stones with the sapphire stones. Justified enough कि भैया तू पसंद कर ले, तेरे को पसंद आता है तो ब्लू स्टोन्स हटा के सफायर लगवा देंगे उस पर। बट फॉर दी सफायर स्टोन्स दे विल चार्ज सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। वाजिब बात है, बिल्कुल सही बात है। शुभांगी selected a beautiful designer necklace and paid for it. She also paid the extra cost of sapphire stones. बिल्कुल वाजिब बात है। The jeweler requested her to come back a week later for delivery of that necklace. When she came after a week to take delivery of the necklace, she noticed that due to sapphire stones, the design of necklace has been completely disturbed. Acha. Now she wants to terminate the contract and thus asked the manager to give her ज़्यादा नहीं हो गया दीदी आपका? But he denied the same. Answer the following questions as per the Sales of Goods Act. State with reasons whether Shubhangi can recover the amount. ठीक है, what would be your answer if jeweler says that he can change the design but he will charge extra cost for the same? चलो बताओ 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 क्या होगा, क्या ये शुभांगी रिकवर कर सकती है अमाउंट को? ठीक है, सबका आंसर यस आ रहा है। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ जूलर सेज ही कैन चेंज द डिजाइन बट ही विल चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर द सेम? बताइए।
सेकंड वाले का बताओ। नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज ले सकता है क्या जूलर? नो एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले सकता, शी कैन अवॉइड इट, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वही पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 है ना? 8 है, 9 है? 9। As per section 4 subsection 3 of SOGA, under a contract of sale, a property in the goods is transferred from seller to the buyer. Here, a contract is called as sale, but where the transfer of property has to take place at a future time or date or subject to some condition, ठीक है, thereafter to be fulfilled, the contract is called agreement to sell. As per section 4(4), agreement to sale becomes sale when the time या तो lapse हो जाएगा या condition पूरी हो जाएगी. On the above basis of above provision, it can be said that there is an agreement to sell between Shubhangi and the jeweler, but not a sale. Agreement to sell था. Even though the payment was made by Shubhangi, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. The property, the goods can be transferred only after the fulfillment of the condition fixed between the buyer and the seller. कि वो पहले sapphire stones लगाएगा. The sapphire stone original design disturb कर दिया. अब original design कैसे disturb कर दिया, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा. भाई original design अगर यूं था और इस पे अगर sapphire stones लगाने थे, ठीक है, और उसने ओरिजिनल डिज़ाइन को डिस्टर्ब करके बाद में, ठीक है, यूं बना दिया, तो ये तो गलत हो गया ना, डिज़ाइन ही डिस्टर्ब कर दिया आपने, तो ये तो अलाउड ही नहीं है। गजब क्रिएटिविटी देख रहे तुम, ठीक है। तो डिज़ाइन क्यों डिस्टर्ब करा भाई तूने? डिज़ाइन तो सेम रख देता, तो ये तो गलत है। शिबांगी हैज अ राइट टू अवॉइड द अग्रीमेंट एंड कैन रिकवर द प्राइस पेड इफ जूलर ऑफर्स टू ब्रिंग द नेकलेस इन ओरिजिनल पोजीशन। जूलर बोलता है, अरे मैडम शुभांगी जी, गुस्सा मत करिए, आप चिंता मत करिए, हम सब कर देंगे, बट रिपेयरिंग का एक्स्ट्रा कॉस्ट मांगता है. ही कैन नॉट चार्ज एक्स्ट्रा फ्रॉम शुभांगी इवन दो ही हैज टू बेयर सम एक्सपेंसेस फॉर द रिपेयर. तो करना पड़ेगा, गलती तेरी है ना भाई, ये डिजाइन को ये क्यों बनाया तूने? अब तूने डिजाइन चेंज करी है तो तेरे को नुकसान उठाना पड़ेगा शॉपकीपर. समझ आ गया क्या? बोलो. ठीक है. State the various essential elements involved in the sale of unascertained goods. अरे यार, unascertained good डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया इन्होंने 10th. तो अनअसर्टेन गुड्स को नहीं बेच सकते जब तक वो असर्टेन नहीं हो जाए. तो असर्टेन, ठीक है, तो क्या बोलता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल कंडीशंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, ठीक है, वो आपके डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी को मैच करेगा, ठीक है, डिलीवरेबल स्टेट में आएगा, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट करेंगे बायर की एसेंट से, या फिर या तो एसेंट ऑफ द सेलर विद द एसेंट ऑफ द बायर, या बायर विद द एसेंट ऑफ द सेलर. एसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है, बिफोर या आफ्टर किया जा सकता है. बेकार, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं, एकदम डायरेक्ट उठा के दे रखा है. चलो नेक्स्ट केस पे चलते हैं. रवि सोल्ड, नहीं ये है ना 11th. मिस्टर कंचन, मिसेस कंचन went to a local rice and wheat wholesale shop. अच्छा ठीक है. And she asked for 100 kgs of basmati rice. अरे दीदी, इतनी चावल का क्या करोगे? The shopkeeper quoted the price of the same as 125 per kg, which to which she agrees. ठीक है, 100 किलो चावल लेना है इसको, बासमती राइस, ठीक है, बासमती राइस 100 किलो 125 के हिसाब से, ठीक है. मिसेस कंचन इंसिस्टेड दैट शी वुड लाइक टू सी द सैंपल ऑफ what she would be provided by her to her by the shopkeeper before she agrees upon such purchase. तो सैंपल भी देख लिया. तो shopkeeper showed her a bowl of rice and as sample. The sample exactly corresponds to the entire lot. ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, सैंपल अगर लॉट को सेम है तो. Mrs. Kanchan examined the sample casually without noticing that the fact that even though the sample was that of basmati rice, but it contained a mix of long and short grains. Same type का क्वेश्चन दे रखा भाई, सेम टाइप का क्वेश्चन. द कुक ऑन ओपनिंग द बैग, कुक ने ओपन करा, ठीक है, complained that the dish if prepared with the rice would not taste the same as quality of rice is not as per the requirement of dish.
Now Mrs. Kanchan wants to file a suit for fraud against the seller, alleging him to selling a mix of goods and cheap quality rice. Will she be successful? Decide the fate of the case. Fate नहीं होगा, facts होगा. Institute ने गड़बड़ कर रखी है. Decide the facts of the case and options open to, ठीक है, Mrs. Kanchan for grievances redressal. What would be your answer if Mr. Kanchan specified her exact requirement as to the length of rice? तो क्या आंसर होगा बताओ, पहले तो बताओ यहाँ से. क्या ये 3 क्वेश्चन है हमारे सामने, और कोई थोड़ी है इसमें? नहीं. Now Mrs. Kanchan wants to file for a suit for a fraud and facts of the case देख के बताओ क्या redress कर सकती है grievances, और अगर उसने अपनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बताई होती तो क्या होता. हाँ जी. Goods bought at the advice of the shopkeeper, she can sue the shopkeeper. No, she will not be successful. No sir, she will not be able to sue the seller for fraud. ये तो सही है, ठीक है. Mrs. Kanchan ignored the mix of chawal of 2 types. She will not be succeed as she worked with the negligence. But don't you feel like कि इसने requirements तो बता दी थी, description तो बता दिया था. If she specify, then it becomes sale by description and sample. Then she will be able to seek redressal. Otherwise, not. She will not sue against him. She is negligent and also coffee. No, she will not succeed. Okay. Anybody else? But if she specifies, she will succeed. चलो आ जाओ, जरा इसका आंसर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर है 11. As per the provisions of subsection 2 of section 17 of SOGA, एग्जाम पे आपको ये सेक्शन याद करने की सच ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सेक्शंस क्या है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट की याद करो. हाँ, बाकी अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना. ये बोलता है द बल्क शेल कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी. बल्क कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए. द बायर शेल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग. ये चीज़ मैंने आपको जस्ट पिछले वाले आंसर में रीड करवाई थी, है ना. इन द इंस्टेंट केस लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ क्लॉज सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17. कितना गंदा कर रखा है इन्होंने. सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज सब क्लॉज बी, बस दैट्स इट. Mrs. Kanchan will not be successful as she casually examined the sample of rice without noticing the fact that even though the sample was of basmati rice, it contained a mix of long and short grains. ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या हो गया, she casually examined. तो यहाँ पे क्या बोलता है, Mrs. Kanchan will not be successful as she casually examined the sample of rice. Casually examine करा, ठीक है, तो इसकी गलती है Mrs. Kanchan की. In the instance case, Mrs. Kanchan does not have any option available for her to grievance redressal, क्योंकि गलती थी इसकी. In this case, Mrs. Kanchan specify, अगर उसने specify करा होता, then it is an implied condition that the good shall correspond to the description. Is if it is not, the seller will be held liable. तो यहाँ पे तीसरे केस में सेलर की गलती है, बट पहले और दूसरे केस में सेलर की गलती नहीं मानी जाएगी. बोलो भाई. नेक्स्ट आते हैं 12th क्वेश्चन पे चलते हैं. हाँ, Ravi sold 500 bags of wheat to Tushar. Each bag contained 50 kg of wheat. Ravi sent 450 bags by road transport. Tushar himself took delivery of remaining 50 bags. Before Tushar received delivery of 450 sent by road transport, he becomes bankrupt. अच्छा, bankrupt हो गया, डिलीवरी मिलने से पहले bankrupt हो गया. तो ये क्या है, यहाँ तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आ जाएगा. आपको पता है राइट ऑफ, भाई 2 राइट होते हैं, ठीक है, राइट टू रिटेन पोजेशन, राइट टू रीगेन पोजेशन. यहाँ पे इसके पास से पोजेशन जा चुका है, तो ये रिटेन नहीं करेगा क्योंकि है ही नहीं, तो ये रीगेन करेगा, एंड रीगेन करने के बाद रिटेन करेगा. तो रीगेन करना इज अ एक्सटेंशन ऑफ रिटेन, बट वो सिर्फ और सिर्फ केस में हो सकता है, इंसॉल्वेंसी के केस में. Ravi being still unpaid stops the bags in transit. The official receiver on Tushar's insolvency claims the bag. कर सकता है क्या?
बताइए जल्दी से। राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। विशेष का आंसर है नो। भाई राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगेगा वैसे तो सर, ये रीगेन कर सकता है सिंस पार्ट डिलीवरी इज मेड। नो ही कैनॉट क्लेम बैक्स। नो कैनॉट क्लेम। ओके रीगेन no sir, and different and means of carrier is also different. Okay चलो करते हैं इसे। 12th भाई यहाँ तो right of stoppage in transit subject to the provision of this act when the buyer of the goods become insolvent. The unpaid seller who has parted with the possession of the goods has a right of stopping them in transit. इसको कहते हैं right to regain the possession. This is to say that he can resume possession of the goods as long as they are in the course of transit and may retain them until the prices are paid or tendered with. जब तक पैसे नहीं मिल जाएंगे तब तक वो goods अपने पास रख सकता है. When the unpaid seller has parted with the goods to a carrier and the buyer has become insolvent, he can exercise the right of asking the carrier to return the goods back, not to deliver it to the buyer. In the instance case, Tushar, the buyer become insolvent, 450 bags are in transit. Ravi, the seller, can stop in transit by giving a notice to Tushar. The official receiver on Tushar's insolvency cannot claim the bag. हाँ ठीक है, बट आप लोगों ने इसका आंसर काफी गलत बताया. मीन्स ऑफ कैरियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिकवर रीगेन हो जाएगा. Regaining the possession of the goods is applicable here. Chalo. Now moving towards next question. Question number 13th. What do you mean by partnership for a fixed price as per the Indian Partnership Act? Partnerships for a fixed period. What the continuing guarantee can be revoked under Indian Partnership Act? What do you mean by goodwill as per the provisions of? Direct question है भाई. 3 questions है अलग अलग. 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. 2 ठीक है. पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड मतलब एक फिक्स टाइम के लिए होता है. अगर उसके बाद आप कंटिन्यू करते हो तो क्या बन जाती है? पार्टनरशिप एट विल. कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक करी जा सकती है बाय गिविंग नोटिस. गुडविल का मतलब होता है गुड रेप्यूटेशन, गुड नेम, जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट्स कमाने में हेल्प करता है. So partnership for a fixed period where a provision is made in the contract for the duration, the partnership is called partnership for a fixed period. If the partnership created for a fixed period of time, such a partnership comes to an end at the expiry of fixed period. और नहीं end करते तो partnership at will बन जाएगी. Revocation of continuing guarantee. Continuing guarantee can be revoked by a firm to a third party in respect of transaction of the firm in the absence of agreement to the contrary. Revoked as to future transaction from the date of change in the constitution. Constitution हुआ, चेंज हुआ, रिटायरमेंट, इंट्रोडक्शन, एडमिशन से ही खत्म हो जाएगा. गुडविल हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. इट लेज डाउन गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज टू बी रिगार्डेड एज वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. गुडविल मतलब रेपुटेशन जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट्स. डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं है. आगे देखते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 देखो. Messrs ABC Associates has been a partnership since 1990. ठीक है. Mr. A, Mr. B and Mr. C were partners in a firm since beginning. Mr. A being a very senior partner, उनकी एज हो गई 78 years. Transfer his shares in the firm to his son Mr. Vikas, a chartered accountant. Mr. B and Mr. C are not interested and that Mr. Vikas joining as a partner in ABC Associates. After some time, Mr. Vikas felt that books of accounts were displaying only a small amount of profit despite of huge turnover. ठीक है. He wanted to inspect the books of accounts of the firm, arguing that it is entitled to as a transferee. However, the other partners believe that he cannot challenge the books of accounts. Can Mr. Vikas introduced as a partner
इफ ए फादर वांट्स टू रिटायर, नहीं ऐसे नहीं होता कि वो ऐसे ही पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर जाएगा, पापा जी रिटायर हो रहे हैं तो, ठीक है, उसको कंसेंट चाहिए होगी, ठीक है, बी और सी की, मतलब दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। अगर उसके फादर ने इंटरेस्ट भी ट्रांसफर कर दिया ना, तो उस केस में वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, उसको जो हम बता देंगे उसको अज्यूम करना पड़ेगा कि यही करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। Introduction of a partner. Subject to the contract between the partners and to the provisions of Section 30, no person shall be introduced as a partner in a firm without the consent of all the existing partners. तो ये गलत है यहाँ पे. Rights of transferee interest, a transfer of by a partner of his interest, either absolute or by mortgage or by certain creation by him of a charge on such interest, does not entitle the transferee during the continuance of the firm to interfere in the conduct of business. Transferee नहीं interfere कर सकता, or to require accounts or to inspect the books of the firm, but entitles him only to receive the share of profits of the transferring partner, and the transferee shall accept the account of profits agreed to by the partners. Hence, Mr. Vikas, the transferee Messrs ABC Associates, cannot inspect the books of accounts. बड़ा ही फर्जी सा पॉइंट था, ठीक है। चलो, कोई डाउट है इसमें कुछ? with the consent of all the partners, ठीक है, सही है। 15th question. With reference to the provisions of Indian Partnership Act 1930 to explain the various effects of insolvency of a partner. Insolvency का क्या होगा? Insolvency है तो खत्म हो गया खेल, तो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो पार्टनरशिप से नहीं रह सकता, पार्टनरशिप से चला जाएगा तू, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन 15th वाला। इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यूड एज ए पार्टनर, ही विल बी सीज टू बी अ पार्टनर फ्रॉम द डेट जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आ गया, ठीक है। द एस्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर विल नॉट बी लायबल टू द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। फर्म भी लायबल नहीं होगी एडजुडिकेशन की डेट के बाद से, उससे पहले तक के लिए लायबल होगी। ऑर्डिनरीली द सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बट अगर बाकी के पार्टनर्स अग्री करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंसॉल्वेंट को हटा देंगे, खत्म बात। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर एक्स वॉज इंट्रोड्यूस एज दी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब समझ गए, मतलब माइनर है ना, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी मोर देन 6 months elapsed and he failed to give a public notice. तो आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, उसको पता तो है ना, द फैक्ट्स नोन टू हिम से देखना, ठीक है। आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी more than 6 months elapsed and he failed to give a public notice as to whether he elected to become or not to become a partner of the firm. Later on, Mr. L, a supplier of the material to Messrs ABC, filed a suit against ABC for the recovery of debt due. In the light of Indian Partnership Act, to what extent X will be liable if he failed to give public notice after attaining majority? Can Mr. L recover his debt from X? बताइए। बोलो, अगर एक एक्टिव पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो ग्राउंड ऑफ, ठीक है, बताइए माइनर का क्या करना है? X will have unlimited liability. If he failed to give public notice, he will be, सही है। If he failed to give public notice, he will be admitted as a partner. He will be assumed to have been admitted as a partner. लायबल होगा, सिंपल है, ठीक है, वेरी गुड। ही विल बी हेल्ड लायबल, बिल्कुल लायबल होगा, उसकी गलती है, उसको नोटिस देना चाहिए था, नहीं देता तो ही विल बी हेल्ड लायबल लाइक अ नॉर्मल पार्टनर, और बिल्कुल मिस्टर एल उससे रिकवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। As per the provisions of Section 30, subsection 5 of the Indian Partnership Act, at any time within 6 months of attaining majority or his
obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of the partnership, whether date is whichever date is later, such person may give public notice that he has elected to become or that he has elected not to become a partner. ठीक है, in such notice वो determine करेगा उसकी position. However, if he fails to give such notice, he shall be deemed to become a partner of the firm on the expiry of 6 months. If a minor becomes a partner, public notice specify नहीं करेंगे तो he becomes personally liable. तो यहाँ पे क्या होगा? In the instance case, Mr. X has failed to give a public notice, he shall become a partner in Messrs ABC and become personally liable to Mr. L, a third party. In the light of the provisions of section 30, since X has failed to give public notice, he has not elected not to become a partner. He will be deemed to be a partner after 6 months. Therefore, Mr. L can recover his debt from him also in the same way जैसे वो बाकी के पार्टनर से रिकवर करेगा. वही सेम, बहुत ही बेसिक था ये, बहुत ही ज़्यादा बेसिक था. ठीक है, अब हो गया अपना 17th. चलो, state whether the following are partnerships under Partnership Act. Two partners having 12 partners, two firms having 12 partners combined an agreement into one firm. बोलो क्या इसको पार्टनरशिप मानेंगे नहीं मानेंगे? वेरी गुड. ये बताओ आप, तो दो फर्म्स हैं, 12 पार्टनर्स हैं, सब ने मिला के अग्रीमेंट करके एक फर्म बना दिया. इज इट अ पार्टनरशिप और नॉट? क्या इसको पार्टनरशिप फर्म मानेंगे नहीं मानेंगे? yes, by agreement it is possible. Yes. Yes. A partnership firm cannot be a partner with another. नहीं, पार्टनरशिप फर्म का हो रही है भावेश. कौन सी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर बन रही है? अग्रीमेंट करके 12 लोग, दो फर्म के अलग अलग 12 लोग एक साथ मिलके एक फर्म बना रहे हैं. ठीक है भाई, चलो इसका आंसर लिखते हैं. ज़्यादातर लोगों का आंसर यस आ रहा है. ठीक है, फिर सेकंड पार्ट. ए एंड बी को पार्टनर्स, को ओनर्स अग्री टू कंडक्ट द बिजनेस इन कॉमन फॉर प्रॉफिट. अच्छा, कोई प्रॉपर्टी के दो ओनर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ना अपन बिजनेस कंटिन्यू करेंगे. अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी अ पार्टनर. अमालगमेशन कैन टेक प्लेस इन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट. यस, फॉर प्रॉफिट मोटिव. इफ दे मर्ज दैट विल बी पॉसिबल. यस, फॉर प्रॉफिट मोटिव. ठीक है, दूसरे का भी आंसर यस आया है. तीसरा, सम इंडिविजुअल फॉर्म एन एसोसिएशन टू विच ईच इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट्स 500 एनुअली. तो इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिसमें हर एक बंदा 500 रुपये डाल रहा है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसोसिएशन टू प्रोड्यूस क्लोथ्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द क्लोथ्स फ्री टू द वॉर विडोज. अरे फ्री में काम करना है भाई. चलो तीसरा बताओ, तीसरे का बताओ. बताइए तीसरे का फटाफट से. फॉल्स, नो आंसर आ रहा है. चौथा, ए एंड बी को ओनर्स शेयर बिटवीन देमसेल्फ द रेंट. अच्छा, उन्होंने कोई जमीन किराए पे दे रखी है, उससे रेंट आ रहा है उनका. बताओ. फोर्थ का बताओ, फोर्थ का. नो. चलो फिफ्थ, फिफ्थ दे रखा है ए एंड बी बाय कमोडिटी एक्स एंड अग्री टू सेल द कमोडिटी विद शेयरिंग अ प्रॉफिट्स इक्वली. बताओ फिफ्थ वाला बताओ. फिफ्थ वाला, कमोडिटी खरीदते हैं उसके बाद उसको बेच देते हैं प्रॉफिट पे. फिफ्थ वाला, टेल मी अबाउट फिफ्थ. तो हिसाब से ये जा रहा है कि 1 2 3 4 और 5. तो 1 का तो आप लोगों ने आंसर दिया यस, दूसरे का ये आंसर दिया यस, तीसरे का दिया नो, चौथे का दिया नो, पांचवे का दिया आप लोगों ने यस. ठीक है, डू यू अग्री विद दिस? बोलो.
और इसके अलावा अगर आपका कोई और आंसर है तो आप वो मेंशन कर दो मेरे को लिख के। यस यस। अब आंसर चेक कर लेते हैं इसके एक बार, है ना। लेट्स वेरीफाई द आंसर्स। 17th क्वेश्चन है ना। हाँ, यस। पहले वाला यस, दूसरे वाला यस, तीसरे वाला नो, चौथे वाला नो, पांच वाला यस। ओके, करेक्ट है, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। ठीक है। हाँ, ये चैट स्लो चलती है, वो यूट्यूब की चैट्स जो होती है थोड़ी सी स्लो चलती है। मतलब अभी मान के चलिए कि यूट्यूब की चैट्स और अपने बीच में 30 सेकेंड्स का गैप रहता है, इसलिए तो आई नीड टू वेट, और फिर वो वेटिंग आपको लगता है। ठीक है, चलो 18th वाला देखते हैं अपन। हाँ, डिस्कस द कंडीशंस अंदर एलएलपी विल बी लायबल एंड नॉट लायबल अंडर द एक्ट ऑफ। अरे यार, डायरेक्ट क्वेश्चन, लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी, एकदम लाइट, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन। एलएलपी का वैसे भी एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आना है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, एलएलपी इज लायबल। ठीक है, इफ अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लायबल टू एनी रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो एलएलपी लायबल हो जाएगी अगर पार्टनर ने कुछ विद इन दी एक्ट किया है काम, और पार्टनर ने अगर कुछ विद इन दी एक्ट नहीं करा तो एलएलपी लायबल नहीं होगी। पार्टनर ने जो काम किया वो उसकी अथॉरिटी में नहीं था या नोन नहीं था, तो फिर लायबल नहीं होगा, एलएलपी लायबल नहीं होगी। ठीक है, फर्जी से क्वेश्चंस। 19 देखे आप तो। BC Private Limited and its subsidiary KL Private Limited is holding 90,000, 70,000 shares of PQ Private Limited. The paid up share capital of PQ Limited is 30 lakhs. Analyze with reference to the provisions of Companies Act. PQ is a subsidiary है कि नहीं है, चलो बताते हैं, ट्राई करते हैं इसे, है ना। BC क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड है, एंड इट्स सब्सिडरी KL प्राइवेट लिमिटेड, तो एक कंपनी है B लिमिटेड, B प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, B, उसकी सब्सिडरी है K, तो ये तो हो गई होल्डिंग कंपनी और ये हो गई सब्सिडरी कंपनी। उसके बाद बोलता है इसने PQ प्राइवेट लिमिटेड के, तो PQ प्राइवेट लिमिटेड के इसने तो खरीद रखे हैं 90,000 शेयर्स और इसने खरीद रखे हैं 70,000 शेयर्स, और इसकी टोटल इक्विटी है 30 लाख की, 30 लाख की। तो 90 + 70 कितना होता है, 160, 1,60,000 शेयर्स खरीद रखे हैं। 3 लाख में से 1,60,000, 3 लाख शेयर से 1,60,000। एनालाइज विद रेफरेंस टू दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। PQ इज अ subsidiary private limited, as a subsidiary of BC private limited. What would be your answer if KL private limited is holding 116 PQ private limited and no shares are held by BC private limited? देखो मेरी बात सुनो, BC तो एक अपने आप में होल्डिंग कंपनी हो गई, क्योंकि प्रोविजंस क्या है, आप होल्ड कर सकते हो शेयर्स या तो खुद से या खुद से प्लस अपनी सब्सिडरी के थ्रू। अगर आप 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करते हो तो आप होल्डिंग कंपनी हो। दूसरे केस में भी होल्डिंग मानी जाएगी, क्योंकि सब्सिडरी की सब्सिडरी भी हमारी सब्सिडरी होती है भाई, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी तो हमारी सब्सिडरी है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 19th शायद, ये रहा। पहले तो देखो इन्होंने डायरेक्ट आंसर दे रखा है यहां से, ये देखिए, इन द इंस्टेंट केस BC प्राइवेट लिमिटेड टुगेदर विद सब्सिडरी होल्डिंग 1,60,000 शेयर्स विच इज मोर देन 1/2 ऑन द वैल्यू, तो ये बिल्कुल सब्सिडरी है। इन द सेकेंड केस द आंसर विल रिमेन द सेम, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड ने डायरेक्टली होल्ड नहीं कर रखे बट इनडायरेक्टली होल्ड कर रखे हैं, तो वो भी एकदम वैलिड है। डन। और लास्ट आता है इसमें, नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, देख रहे हो तुम क्या चल रहा है इनका। ठीक है, शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड हैज शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़, 10 लाख शेयर्स है। नरेंद्र मोटर्स इज होल्डिंग 5,05,000 शेयर्स इन शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज क्लेम टू स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। यस, ठीक है, सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जिसके पास सरकार के पास 51% शेयर जिस कंपनी के पास कंपनी के है वो गवर्नमेंट कंपनी, और सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी। आंसर नंबर 20, तो ये आ गया।
By virtue of 287, Shah Auto is a subsidiary of Narendra Motors Limited because Narendra Motors Limited is being holding more than one half of the voting power in Shah Auto Private Limited. Further, Shah Limited is termed as government company, तो वो भी government company हो जाएगी. हाँ ठीक है. बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा था. बस खत्म हो गया अपना तो. बोलो भाई. सर आई हैव अ कन्फ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट. लेयर का मतलब बेटा ये होता है, देखो लेयर्स का मतलब होता है सब्सिडरीज. ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी बी लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी सी लिमिटेड, इनको लेयर्स कहते हैं. लेयर्स लेयर्स. सी लिमिटेड की सब्सिडरी डी लिमिटेड. बस एक कंपनी की मैक्सिमम 3 लेयर्स तक अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है. उसके बियॉन्ड अगर गई तो वो ई लिमिटेड सब्सिडरी नहीं बन पाएगी. इसको लेयर्स कहते हैं. ठीक है. तो अपना ये आरटीपी अपना बेटा कंप्लीट हो चुका है. अब अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप आराम से बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिएगा. इफ़ यू हैव अ डाउट वी कैन कीप अप योर डाउट क्लास. ठीक है. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, आपको कुछ भी पढ़ना है, अकेले भी पढ़ना है, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप बता दीजिएगा, आपका डाउट क्लास लगा देंगे. ठीक है. ऑलराइट, तो फिर आज का सेशन एंड करें. कुछ पूछना चाहते हो? ऑलराइट, चलो कोई भी दिक्कत हो तो बता देना. ठीक है. जस्ट इन्फॉर्म अस, वी विल कीप अप योर क्लास. ठीक है. वॉट एवर यू रिक्वायर. ठीक है. चलिए. मैराथन, आप लोग मैराथन तो नहीं होगा. ठीक है. बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर का डाउट पूछना है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करना है तो आप इन्फॉर्म कर दो. ठीक है. बता दो, हम वो लगा देंगे. ठीक है. चलिए. हाँ. हाँ बोलो. हाँ. तो मैं देख के बताता हूँ सभी. हाँ. हाँ. हाँ तो वो हटा दिया होगा शायद. हटा दिया होगा. हाँ वो सिलेबस पुराना दे रखा होगा. अमेंडमेंट अगर देखना, अमेंडमेंट शीट से हटा दिया होगा फिर. अमेंडमेंट अमेंडमेंट शीट से हटा दिया होगा. हाँ वो नहीं होगा फिर, वो इसलिए नहीं दे रखा. हम्म. नया सिलेबस में है. हाँ क्योंकि नए में तो है नहीं. हाँ तो नहीं, वो हट गया होगा फिर अगर ऐसे नहीं दे रखा तो. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से भी नहीं आ रहा होगा उसमें से कुछ. हाँ तो नहीं आएगा फिर. वो हटा दिया होगा. इंस्टीट्यूट ने पहले अनाउंसमेंट कर दिया होगा, मॉड्यूल अपडेट नहीं करा होगा उन्होंने. हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा होता है. ठीक है. गाइस मेरे ना जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो ये है 7568710843. आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ही करना. ठीक है. सिर्फ व्हाट्सएप ही करना ओनली. और दूसरा, आप लोग के पास ऐप है एमसीसी का, तो उसमें भी आप डाउट भेज सकते हैं. एंड ओनली व्हाट्सएप. ठीक है. व्हाट्सएप इज़ मोस्ट प्रेफरेबल क्योंकि उसका आंसर करना बहुत ईजी हो जाता है. और बाकी ऐप है, उस पर भी आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं. कुछ भी डाउट है, क्लास चाहिए, बता देना. ठीक है. कोई चैप्टर का रिवीजन करना है तो वो बता देना. जो भी हो आप लोग बता देना, इन्फॉर्म कर देना. वील कीप इट अप. ऑलराइट बेटा, चलिए क्लास वाइंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच. एक सेकंड, एक डाउट आया है सामने. ठीक है. ये आया है फिफ्थ का थर्ड पॉइंट. क्वेश्चन फिफ्थ का थर्ड पूछ रहे हैं क्या आप?
फिजिशियन, अच्छा ये है। हाँ तो उसको सैलरी मिल रही है ना, तो वो हमने उसको बोला कि तू ये काम नहीं करेगा, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, बट इसमें एक्सेप्शंस है ना, कि अगर हम उसको सैलरी दे रहे हैं और हम उससे अग्रीमेंट करते हैं कि तो वो 2 साल तक एक फिक्स टाइम पीरियड तक ये काम नहीं करेगा, तो वो अलाउड होता है। फेसिंग इश्यूज फॉर टाइम मैनेजमेंट, तो आप है ना पहले मानविंदर कोशिश करो कि आप है ना पार्ट बी से चालू करो, और पार्ट बी का टारगेट बनाओ 1 घंटे में ख़त्म करना है, बीसीआर, है ना, बीसीआर को तो 1 घंटे में ख़त्म करने का, पूरा बीसीआर हो जाएगा तो हो जाएगा, स्कोरिंग अच्छे से कर लिया ना। हाँ हाँ, तो कोशिश यही करो कि सबसे पहले ना कोशिश यही करो कि, हाँ हाँ, कोई बड़ा फॉर्मेट नहीं है। नहीं सही है, तो इसमें आप है ना पहले क्या कर सकते हो, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग का बीसीआर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया, तो आप ना 1 घंटे का टाइमर लगा दो। देखो घड़ी ले जाना बहुत ज़रूरी है, और जो भी पेपर सॉल्व करो ना, पेपर सॉल्व करो यहाँ पे, ठीक है, टेस्ट दो, एक टाइमर और सामने ना घड़ी रखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अपने को ना टाइमर अपन देखते नहीं है, और अपन बस धड़ल्ले से करे जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बीसीआर के अंदर एमसीक्यूज भी हैं। तो एमसीक्यूज और छोटे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो टाइम बहुत सेव करते हैं अपना, मतलब वेटेज आ जाता है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए। हाँ 15 नंबर हो जाते हैं। करेक्ट कह रहे हो आप, 13 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर ही 30 नंबर के हो जाते हैं बीसीआर वाले तो आपके। हाँ 1 2 3 15, 1 2 3 15। अच्छा, अच्छा 1 2 3 अपने आप में 15 नंबर का हो जाता है। ठीक है, 4 4 5 एंड 7, ये भी 15 नंबर का हो जाता है। मतलब अगर इस पे फोकस कर लेना, तो फिर बीसीआर क्या है, काफ़ी हद तक ज़्यादा बहुत अच्छे से कवर हो जाती है। और यही पैटर्न आता है। हाँ, अगर ये कर लिया तो पहले आराम से आप इसका पेपर दे दो, उसके बाद भले ही थोड़ा बहुत जगह छोड़ दो, अगर आपको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर उसके बाद लॉ का पेपर दे दो, फिर टाइम बचे तो फिर आगे दे देना। वैसे मेरे हिसाब से तो देखो टाइम वो नहीं होता, है ना। देखो या दो टारगेट्स बना सकते हो, या तो 2 आवर्स लॉ के बना दो और फिर पहले लॉ दे दो, या फिर 1 आवर पहले बीसीआर का बना दो, ठीक है, और फिर पहले बीसीआर दे दो, जो आपको लगे ना, जिसमें आपको सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है अपने को, कॉन्फिडेंस लेवल अपना सबसे ज़्यादा किसमें है। आपका जो पार्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है ना, पहले उसका पेपर अटेम्प्ट करो, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा। आप समझो, आप लॉजिक समझो, इंस्टीट्यूट के पास कुछ बचा ही नहीं है मटीरियल, तो पेपर आ सकता है तो लेंदी, घुमा फिरा के क्वेश्चंस क्या ही देंगे, क्या ही पूछ लेंगे, है क्या बचा क्या है। सालों से सिर्फ यही तो आ रहे हैं चैप्टर्स, ये 3 चैप्टर्स तो कॉमन है, कितने सालों से कॉमन है, 5 नंबर का इनको एलएलपी देना है, तो ये क्या है, घुमा फिरा के ना ज्यादा क्वेश्चंस आ नहीं पाते, एक या दो क्वेश्चंस ही थोड़े से डिफिकल्ट आ जाते हैं और थोड़ा सा लेंदी पेपर बनाते हैं। आपको स्पीड तो मतलब एकदम शुरुआत से एकदम रखनी पड़ेगी ना। चलो, नहीं नहीं ऐसा इतना नहीं करेंगे, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।